Assalamu alaikum dear students, welcome to the Prisoners of Geography series by Learn Actually. Today's lecture is regarding the world's most dominant and prosperous country, that is United States of America. ये आप देख सकते हैं इस नक्शे में, it is pretty evident के where exactly is United States located. तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद देखना चाहेंगे in a bit more detail. वो ये कि ये जो रीजन है हमारा, यानी the one that has this one, ये अमेरिका की 48 रियासतें हैं, ये 49वीं रियासत है, और ये जो छोटा सा हमें दायरा नज़र आ रहा है ये अमेरिका की 50वीं रियासत है. दिस वन इज़ हवाई, ये अलास्का है, और यहाँ पे अमेरिका की बाकी 48 रियासतें. तो और ये हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें, यानी अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करें तो दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ साउथ. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अमेरिका जो है हमारे वर्ल्ड मैप में अगर हम इसके इस तरह से 4 पार्टीशंस करें तो ये नॉर्थ की साइड पे आता है. तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है. अच्छा, ये तो तारुफ हो गया अमेरिका की लोकेशन का और उसकी रियासतों का. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी के अमेरिका किस तरह से डिस्पर्स्ड है. तो ये अमेरिका की यानी इस मैप में जो 48 रियासतें हैं वो तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशंस में हैं, लेकिन हम चूँकि देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे देख चुके हैं कि अलास्का और हवाई की लोकेशन क्या है. तो यहाँ पर अलहदा से उनको चंक्स में शो किया गया एट द बॉटम, यानी दिस वन इज़ अलास्का एंड दिस वन इज़ हवाई. तो ये अपनी यानी मैप की लोकेशन पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है एक ही स्लाइड में हमने सब कंट्रीज़ को शो करना था, तो वी वर कंस्ट्रेंट कि इनको इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करें. अच्छा, अब अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं इनको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करके समझना चाहें तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट इसके जो हैं वो बनते हैं, पार्ट्स, ये चंक्स बनते हैं. तो उन चंक्स को समझने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो राइट साइड पे ब्लू शेड के साथ हमें अमेरिका की स्टेट्स नज़र आ रही हैं, ये वो 13 रियासतें हैं, इनिशियल 13 स्टेट्स, जो कि 1776 में अमेरिका के आज़ाद होने पे वजूद में आई थी. यानी 1776 जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उसकी 13 रियासतें थीं इन द बिगिनिंग, और उसके बाद ये एक्सपैंड होता गया वेस्टवर्ड यानी इस तरफ, और इवेंचुअली सारे का सारा ये जो यहाँ तक यानी पैसिफिक ओशन तक जो रकबा है, ये सारे का सारा अमेरिका की तहवील में आ गया. तो इसमें 13 कॉलोनीज़ के बाद, यानी इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बड़ा फर्टाइल इलाका है. यानी फर्टाइल इस तरह से कि यहाँ पे यानी हमें जो ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली यानी दीज लाइंस आर दी रिवर्स ऑफ अमेरिका, जो कि इन 13 इलाकों को सैराब करते थे. तो यहाँ पे जो यानी 1776 से पहले, यानी पिछली 2 सदियों में, यानी 16वीं सदी में बरतानवी यहाँ पे आके सेटल होना शुरू हुए थे, और तकरीबन 2 सदियाँ लगीं, और पौने 2 सदियाँ यानी 18वीं सदी के आखिर तक. तो यहाँ पर असल में ये ब्रिटिश सेटलर्स थे जो अमेरिका में आकर आबाद हुए थे. तो उन्होंने यहाँ पर आबाद होना क्यों मुनासिब समझा, क्योंकि वो पहले जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो कोस्टल रीजन को ही, ज़ाहिर है जब बंदा कोस्टल रीजन पर लैंड करता है तो इवेंचुअली वो इधर ही सेटल करता है, अनलेस एंड अनटिल कि उसको यहाँ पर रहने के लिए साजगार माहौल मुहैया ना हो. लेकिन यहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, यहाँ पे रिवर्स नेविगेबल थे, तो यहाँ पर उनका जो यानी सेटल होना था वो बहुत ज़्यादा उनके लिए सूदमंद था और फीजिबल भी था. तो देयरफॉर दे बिगिन सेटलिंग ओवर हियर. और जो रिवर्स की अबंडेंस और प्रेजेंस है और जो लैंड की फर्टिलिटी है, उसने उनके लिए यहाँ पर रहना मुमकिन बनाया. अच्छा, तो अब अगर हम फर्दर अमेरिका को यानी 13 रियासतों से आगे जाकर देखना चाहें तो एक बात तो ये कि 13 रियासतें यहाँ पर, यानी ये जो रीजन हमने देखा है, ये 13 रियासतें यहाँ पर इनिशियली वजूद में आई. तो उसके आगे जो ये माउंटेन्स का सिलसिला, यानी ये जैसे आपने रशिया के लेक्चर में देखा होगा कि यूरॉल माउंटेन्स थी. तो यूरॉल माउंटेन्स जो हैं वो ईस्टर्न और यूरोपियन और एशियन रशिया को सेपरेट करती हैं. इसी तरह से जो अपलाचियन माउंटेन्स हैं, अमरीकी लोगों को नहीं पता था, यानी जब अमेरिका आज़ाद हुआ एट द टाइम दे डिडंट नो कि इन वेस्टवर्ड माउंटेन्स के आगे क्या है. यानी उन्होंने यहाँ से आगे जाने की कोई ट्राई भी ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि आबादी शुरू में बहुत ज़्यादा कम थी और लोगों को रियल एस्टेट का मसला नहीं था कि उन्हें काश्तकारी के लिए जगह नहीं मिल रही है, वो भूखे मर रहे हैं, या कोई इस तरह के इश्यूज़ जो आजकल की दुनिया में लोगों को पेश आ रहे हैं. लेकिन इवेंचुअली दे हैड टू एक्सपैंड, क्योंकि ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद वहाँ पर बढ़ना शुरू हुई. तो एक रीज़न तो ये थी कि इनिशियली सेटल वो यहाँ पे हुए थे, यानी टुवर्ड्स दी अटलांटिक कोस्ट. और दूसरी रीज़न यहाँ पर उनके कन्वर्ज होने की ये थी कि उनके जो अटलांटिक कोस्ट के बिल्कुल लेफ्ट पे एक एपलाचियन माउंटेन्स का, या प्लेट्यू कहते हैं ना, सतह मुर्तफा को, एपलाचियन माउंटेन्स का एक सिलसिला था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सके, या इट वाजंट एज ईजी फॉर देम टू क्रॉस दी एपलाचियन माउंटेन्स. अच्छा, और ये जो है ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी ये जो इलाका है, ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली राइट नेक्स्ट टू दी यानी राइट
नेक्स्ट टू दी एपलाचियन माउंटेन्स है, यानी इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर जो लोग बसते हैं या यहाँ पर जो अमेरिका की रियासतें हैं वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर यानी ये जो मोंटाना से लेकर टेक्सास तक है, यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, यानी नेविगेबल है। और इन प्लेन्स में यानी ये जो बिल्कुल फ्लैट लैंड्स हैं, यहाँ पर अमेरिका को एक ओहायो रिवर भी अवेलेबल था। तो इस वजह से यानी जहाँ पर यानी इनिशियली दुनिया में जहाँ पर लोग बसते आए हैं वहाँ पर दरियाओं की मौजूदगी जो है एक तरह से इनकम्बेंट थी। तो अब ये हमने जो हमारे सामने हमें स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें 3 बेसिकली डिवीजन्स हैं अमेरिका की। पहली तो हम देख चुके हैं कि दैट्स दी अपैलाचियन माउंटेन्स, और उसके बाद ये जो ग्रेट प्लेन्स आ जाते हैं अमेरिका के, यानी दिस इज़ दी ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद जो दूसरा पहाड़ी सिलसिला है दैट इज़ द रॉकी माउंटेन्स। तो रॉकी माउंटेन्स जो हैं दैट आर मतलब मोर हायर एज़ कम्पेयर टू दी एपलाचियन माउंटेन्स। और उसके बाद जो सियारा नेवाडा का पहाड़ी सिलसिला है वो है, और उसके दरमियान ये वेस्टर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। अच्छा, जो ये ग्रेट प्लेन्स वाला रीजन है, यानी जो ये वाला रीजन है यानी द मिडिल वन, तो ये यानी रॉकी माउंटेन्स यानी एपलाचियन माउंटेन्स के लेफ्ट से लेके रॉकी माउंटेन्स तक जो एरिया है ये ग्रेट प्लेन्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो है मिसिसिपी बेसिन है और ह्यूज नेविगेबल रिवर्स भी हैं, यानी जो मिसिसिपी रिवर में फ़्लो करते हैं और इवेंचुअली वो जाते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको तक, यानी यहाँ पे, यानी यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक आते हैं। और बीच बीच में बहुत सारी इनकी नेविगेशन है दरियाओं की। तो यहाँ पे यानी ट्रैवलिंग जो है दैट्स नॉट एन इशू, या ट्रैवलिंग यानी एक तरह से जो सप्लाई है ऑफ गुड्स एंड मतलब सर्विसेज, तो वो कोई मसला नहीं है। और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको थोड़ा सा शेल्टर इसने फ्लोरिडा ने भी दिया हुआ है। तो जो इसको पेनिनसुला बोलते हैं, फ्लोरिडा का पेनिनसुला, यानी ऐसी जगह जजीरा नुमा जो 3 तरफ से समंदर से घिरी और एक जगह उसकी क्या हो लैंड लॉक्ड हो। तो और इसके अलावा काफ़ी सारे आइलैंड्स भी हैं जो यहाँ पे, चूँकि वो स्केल इतना बड़ा नहीं है तो इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो दे आर ऑल्सो हियर। तो एक तरह से थोड़ा सा सेफ पैसेज मिल जाता है। तो जब हम यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं, यानी इफ़ वी चेंज आवर कलर, आई थिंक बल्कि चलिए इसी कलर से काम चला लेते हैं। तो रॉकी माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद जो आगे ये वाला रीजन है, दिस वन इज़ बेसिकली द डेजर्ट रीजन। तो और उसके बाद जो सियारा नेवाडा को हम क्रॉस करते हैं तो ये कैलिफोर्निया का जो एंड आता है, ये जो है हमारा कौन सा रीजन है, कोस्टल प्लेन है। अच्छा, कोस्टल प्लेन के बारे में ज़रा डिटेल में इनका रिवर सिस्टम देख लेते हैं कि हाउ इज़ दैट सो मच नेविगेबल। यानी मिसिसिपी रिवर का जो ये देखिए आप, यानी दिस इज़ दी मिसिसिपी रिवर बेसिन बेसिकली ये वाली जो जगह जहाँ पर दरिया सारे आके इकट्ठे हो रहे हैं, और ये डिफरेंट रीजन से जो दरिया हैं ये सारे यहाँ पर आकर इकट्ठे हो रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट मेक्स दी यानी दिस रीजन वेरी फर्टाइल एंड फीजिबल फॉर बिजनेसेस। अच्छा, अगर हम एक और स्लाइड में भी दरिया को ज़रा देख लें मज़ीद, तो मज़ीद हमारी ज़रा क्लैरिटी में इजाफा हो जाएगा। यानी ये जो मिसिसिपी का बेसिकली जो डार्क ब्लू में हमें नज़र आ रहा है दिस वन, तो ये जो है मिसिसिपी का रिवर है और ये मिनियापोलिस से शुरू होकर और ये जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को तक। तो वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जो समंदर है, दरिया है, दैट इज़ द रिवर ऑफ नाइल, दरिया नील है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा नेविगेबल रिवर है वो मिसिसिपी रिवर है। अच्छा जी, तो इससे हम अब आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स अहेड ऑफ अस। हाँ, ये अमेरिका का कोस्टल प्लेन है। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि जो अलास्का है दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली एट इट्स प्लेस, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई, सबसे ज़्यादा यानी नर्दर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी वाशिंगटन से भी ऊपर जो कनाडा है, ये कनाडा के लेफ्ट पे जाकर आता है और वहाँ पे जाके ये रशिया से मिलता है, यानी व्हेन दी अर्थ इज़ टर्निंग। अच्छा जी, तो इसके बाद ये हवाई जो है, हवाई इस वक्त बहरहाल अपनी मतलब इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ इन इट्स एग्जैक्ट प्लेस एंड दिस इज़ द 50th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, तो आगे जो हमारे समझने वाली बात है वो ये है कि ये ओहायो रिवर भी था लोगों के पास ना, यानी एट द टाइम ऑफ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हमारे पास ओहायो रिवर की भी फैसिलिटी थी, जिसकी वजह से ये देखें, यानी ओहायो रिवर वॉज दिस मच लॉन्ग, और इसकी वजह से भी इरीगेशन और फसलों की काश्त और लोगों के लिए जो सर्वाइवल था दैट वाज पॉसिबल। अच्छा, तो इस स्लाइड पे भी वैसे हम समझ सकते हैं, लेकिन लेट्स स्टिक टू दिस। यानी जो अमेरिका का कोस्ट टू कोस्ट ये डिस्टेंस है, यानी ये तकरीबन 3000 माइल्स है, 3000 मील। और यानी इसकी जो कॉन्कर किया गया है वो एस्टोनिशिंगली क्विक टाइम में किया गया, और यानी अनबिलीवेबली क्विक। तो यानी जब यूरोपियंस यहाँ पे शुरू में आए और यहाँ पे उन्होंने स्टे करना शुरू किया 17वीं सदी के शुरू में, तो उन्होंने यानी तेज़ी से रियलाइज़ कर लिया कि ईस्ट कोस्ट जो है ना इसका, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और फर्टाइल लैंड भी, यानी अगेन दिस वन, यानी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, फर्टाइल लैंड भी है, तो यहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं। इनिशियली 13 कॉलोनीज़ बनाई उन्होंने, और ये जो एंड में थी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही, यानी जॉर्जिया जो थी वो सबसे आखिर में, यानी जो बिल्कुल वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को टच करती है, तो वो 1732 में बनी थी। और उसके बाद इवेंचुअली जो एपलाचियन माउंटेन्स हैं, यानी एपलाचियन माउंटेन्स की जो लंबाई है दैट इज़ ऑल्सो 1500 मील, यानी इसका मतलब ये है कि 1500 मील ऊंचाई है अमेरिका की और 3000 मील जो है वो क्या है, चौड़ाई है। तो
इसके अलावा यानी अपलाचियन माउंटेन्स हाई तो है, लेकिन रॉकी माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा है कि उनको क्रॉस करना जो है इज़ क्वाइट एन ऑर्डियल। अच्छा, और जब हमने इसको फतह किया था नई अमेरिका को इन 1776, तो इसके जो लीडर्स थे उनको इतना अंदाजा नहीं था कि ये अपलाचियन माउंटेन से इतना ज़्यादा वास्टली वेस्टवर्ड एक्सपैंडेड होगा, यानी उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। एनीवेज, तो लेट्स मूव अहेड। ये ज़रा देखने वाली चीज़ है, जब अमेरिका आज़ाद हुआ, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर में है ये ऑलमोस्ट वही है जो 13 माउंटेन्स हैं, और थोड़ी सी उसमें ऐड अप कर लें और ये जो अपलाचियन माउंटेन्स आप ड्रॉ कर लें, तो इसके लेफ्ट वाली जो साइड्स हैं उस वक्त यानी वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर दूसरी जो इस्तेमारी ताकतें हैं यानी कॉलोनियल रूलर्स थे उनका कब्जा था। जैसे स्पेन एक इस्तेमारी ताकत थी, ब्रिटिशर्स भी एक इस्तेमारी ताकत थे। तो अच्छा, अब जब अमेरिका आज़ाद हो चुका है तो उसका जो प्रेसिडेंट था एट द टाइम, यानी 1802 मेरा ख्याल है, उसमें थॉमस जेफरसन था। तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना उसने कहा जी हमारे पास जो देयर इज़ वन सिंगल स्पॉट ऑन द एंटायर ग्लोब द पोजेसर ऑफ विच इज़ आर नेचुरल एंड हैबिचुअल एनिमी, और वो कौन सा है? इट इज़ न्यू ऑरलियंस। अच्छा, तो न्यू ऑरलियंस एक ऐसी जगह है जिसका जो हैबिटेट है यानी जो वहाँ पे रहने वाला है वो हमारा दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर हमने उसको फतह कर लिया तो उसका मतलब ये है कि हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर ली। अच्छा, उस वक्त यानी जब उन्होंने दावा किया तो उस वक्त जो न्यू ऑरलियंस का रीजन है वो फ्रेंच कंट्रोल में था। तो अच्छा, तो 1802 में उन्होंने जब ये दावा फरमाया जेफरसन ने, और अगले ही साल उन्होंने क्या किया कि न्यू ऑरलियंस क्या परचेज करना था, उन्होंने पूरा जो ये रीजन है ना, यानी ये जो लुइसियाना का है, यानी जो बाकायदा में नजर आ रहा है, ये परचेज कर लिया फ्रांसीसियों से, और इसको ख़रीदा उन्होंने बाकायदा इन रिटर्न ऑफ डॉलर्स। और ये सारा रीजन ख़रीदने के बाद आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि अमेरिका का साइज़ अचानक क्या हो गया, डबल हो गया, यानी जोग्राफिकल साइज़। और डबल होने के साथ साथ क्या हो, यानी इतना बड़ा था ये लुइसियाना का जो रीजन है, यानी जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, इन सबको मिला भी लें तो तब ये लुइसियाना से बड़ा था, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन सब के कॉम्बिनेशन से भी बड़ा ये लुइसियाना का रीजन था। और इसको मिलने से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ अमेरिका के हाथ में क्या आई, ये लैंड इटसेल्फ नहीं बल्कि मिसिसिपी बेसन इनके हाथ में आया, और फ्रॉम दिस रूट ऑफ मिसिसिपी बेसन फ्लोड अमेरिकाज रूट टू ग्रेटनेस। अच्छा जी, एक छोटा सा साइन किया जनाब साहब टॉमस जेफरसन ने, टीजे ने, और जनाब ये मैं भी उसके साइन कर दूँगी, लें जी मैं भी टॉमस जेफरसन बन गया। अच्छा, टीजे ने ये साइन सिग्नेचर किए, $15 मिलियन पे किए, सारे का सारा लुइसियाना लिया, अमेरिका का साइज़ डबल किया, और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट जो है, सॉरी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट जो है वो इसका सबसे इस वक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा है। और यानी इसके जो नेविगेबल रिवर के माइल्स हैं, यानी हमने पहली बात की है, तो इसके नेविगेबल रिवर के माइल्स हैं, वो दुनिया के सारे दरियाओं को हम मिला लें, नील को, अमेज़न को, यानी जितने भी बड़े बड़े दरिया हैं सबके नेविगेबल माइल्स को मिलाएं, तब भी वो मिसिसिपी से छोटे हैं। तो अगर हम एमसीक्यू आए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो हमारा जवाब क्या होगा? जवाब होगा ज़ाहिर है दरिया नील। लेकिन अगर हमें एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी आए और पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेविगेबल रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा जवाब क्या होगा? दरियाए नील नहीं बल्कि मिसिसिपी रिवर। तो हमने अभी पीछे देखा कि मिनियापोलिस से शुरू होता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके 1800 मील के बाद जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। अच्छा जी, तो 1814 आते आते क्या हुआ जी, ब्रिटिश भी चले गए, फ्रेंच भी चले गए। अच्छा, ये हम देख सकते हैं कि ये जो आयोवा, मिसूरी, आर्कांसो, ओक्लाहोमा, कैंसस, नेब्रास्का, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो, ये सारा जो है ये रकबा अमेरिका के पास लुइसियाना परचेज के नतीजे में आया था। तो यानी अमेरिकन के अलावा 3 जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो काबिज थी अमेरिका पे। एक तो यूके था, दूसरा फ्रांस था, और तीसरा कौन था? स्पेन। तो यूके और फ्रांस जो हैं वो तो जा चुके थे इज्जत के साथ 1814 तक। तो अब एक दुश्मन बाकी रह गया था, जो कौन से थे? स्पेनिश थे। तो 1819 में स्पेन ने भी इज्जत के साथ जो है वो रुखसत किया अपने आप को, और अमेरिका को फ्लोरिडा दे दिया, और ये फ्लोरिडा यानी, और इसके नतीजे में मजीद मैसिव अमाउंट ऑफ टेरिटरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास आ गई। अच्छा जी, तो ये एक आगे हम रिवर सिस्टम को दोबारा देख लें ताकि आपकी तशफ़ी हो रही है। यानी रिवर सिस्टम जो है, अमेरिका एक अजीम रियासत क्यों है और अफ्रीका एक बर्बाद रियासत क्यों है, यानी बर्बाद का लफ्ज़ तो शायद थोड़ा मैंने सख्त बोल दिया, लेकिन मतलब वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे अफ्रीकन, एंड व्हाई हैव अमेरिकन्स मेड सच अ रैपिड प्रोग्रेस, तो उसकी वजह बेसिकली इनका रिवर सिस्टम है और इसकी ज्योग्राफी है। तो ज़ाहिर है हमारा कॉन्टेक्स्ट भी प्रेसिडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के नतीजे में जो एडवांटेजेस हासिल होते हैं किसी भी कंट्री को, तो प्राइमरी डिस्कशन इज दैट यानी एंगल। तो असल में जो रिवर सिस्टम्स हैं अमेरिका के अंदर जो कि एबोरिजिनल थे और पहले से मौजूद थे, इस वजह से अमेरिका इतनी तेज़ी से तरक्की कर पाया है। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे फ्लोरिडा को देख सकते हैं, दिस इज एट द बॉटम, और ये यहाँ पे आके बाकी जो सेंट्रल अमेरिका के आइलैंड्स हैं वो हैं। अगेन हम सबको पता होगा, लेकिन आई थिंक आई शुड रिपीट इट, कि अमेरिका की रियासत या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम दी अमेरिका बरेआज़म। बरेआज़म अमेरिका और है, यानी जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका। तो यूएसए जो है वो कौन से अमेरिका का हिस्सा है? वो है शुमाली अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा अमेरिका के मसाइल की तरफ। तो सबसे बड़ा मसला अमेरिका को है वो है मैक्सिको प्रॉब्लम।
अच्छा, मेक्सिको अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्यों बना? हमने देखें लुइसियाना परचेज कर ली, उससे अमेरिका का साइज़ डबल हो गया, लेकिन जब स्पेन ही ने आज़ादी दी मेक्सिको को 1821 में, यानी जस्ट 2 ईयर्स आफ्टर दी आज़ादी ऑफ ये इस इलाके की आज़ादी। इस इलाके का नाम क्या है भला? अच्छा, भूल गया, इस इलाके का नाम है फ्लोरिडा। तो अच्छा, अब इसकी प्रॉक्सिमिटी जो है, यानी मेक्सिको अमेरिका से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी जो मेक्सिको, यानी ये यहाँ तक मेक्सिको है ना, यानी दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो ऑफ मेक्सिको। तो इसका जो इस इलाके से फासला है दैट इज़ 200 माइल्स, और यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर लग रहा है अमेरिका से, तो काम ख़राब है यानी। अच्छा, अब इधर से जो एक तो ये यानी क्रॉस बॉर्डर जो यानी इलीगल ट्रांजिट होता है, एक तो वो है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ड्रग्स अमेरिका को सप्लाई करने होते हैं वो भी माशाल्लाह मैक्सिकन्स की मेहरबानी है, और जो चीप लेबर है, ऑल दो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो वो इलीगल है, लेकिन बाल चीप लेबर की सप्लाई भी यहाँ से ही होती है, और इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, अब देखें यानी किस्मत के खेल देखें कि ये दोनों हमसाए हैं, लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स हैं इसके ऊपर कुदरत की, जो अमेरिका के ऊपर हैं वो मेक्सिको पे नहीं है। यानी एग्रीकल्चरल लैंड इसकी बहुत पुअर क्वालिटी की है, रिवर सिस्टम इसका सिरे से एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकें, और तीसरी इन्होंने अपने लिए खुद माशाल्लाह अपने लिए एक अजाब अपने ऊपर मुसलत किया, वो ये कि इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री मेक्सिको। अच्छा जी, तो ये छोटे से मसले के जिक्र के बाद हम चलते हैं कि मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है। मॉनरो डॉक्ट्रिन एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन थी, जो जेम्स मॉनरो अमेरिका के एक वजीर आजम थे, प्रेसिडेंट थे, सॉरी, वजीर आजम तो माशाल्लाह हमारे होते हैं ना। तो मॉनरो ने कहा जी, जब वो टेक्सास को यानी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे अमेरिकन उस टाइम, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन इशू की। तो उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन पावर्स जी जो है मजीद वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई लैंड जो है वो सीख नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह कि उनके पास कोई अगर ऑलरेडी ज़मीन मौजूद है और वो अगर लूज़ कर देते हैं अपनी एग्जिस्टिंग टेरिटरी को, तो उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे यानी कोई रीजन है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, ये किसी यूरोपियन पावर के पास है, फ़र्ज़ कीजिए स्पेन के पास है, तो किसी ने इसको आके फ़तह कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका ने फ़तह कर लिया, तो मॉनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक स्पेन जो है ये इलाका दोबारा से क्लेम नहीं कर सकता। नहीं, ये तो हमारा पहले हमारे दादा अब्बू का था, तो आपने कब्जा कर लिया तो मैं वापस करूँ नहीं, ज़मीन पर कब्जा हो गया तो हो गया। ये मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है ये उसकी बदमाशी थी। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, आप जर्मन हैं और आप समझते हैं कि आप जाके यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी भी जगह पे हमला कर सकते हैं और उसको अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, तो ए मजाक में नहीं चलना। ये मजाक आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कर सकते हैं, लेकिन मॉनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, अब आगे हम चल के देखते हैं कि अलास्का की जो एग्जैक्ट लोकेशन है अकॉर्डिंग टू मैप वो क्या है। तो लेट्स हैव अ लुक। ये है अलास्का का एग्जैक्ट मैप। आप देखें अमेरिका की 48 रियासतें ये रहीं, ठीक है जी, हवाई बेचारा यहाँ पे करके है, यहाँ पे, और अलास्का देखें आप, इसका तो कोई लैंड रूट ही नहीं है, यानी अमेरिका की ये बाकायदा रियासत है, लेकिन यू हैव टू फ्लाई टू अलास्का इन ऑर्डर टू गेट देयर फ्रॉम एनी ऑफ द 48 स्टेट्स। और ये जो कंट्री है कनाडा है, यानी हमारे सर के ऊपर जो कंट्री बैठा हुआ है वो अफगानिस्तान है, हम इंडिया के सर के ऊपर बैठे हैं, और अमेरिका के सर के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कनाडा। अच्छा, और ये आप देखेंगे ये जो थोड़ा सा इलाका है ना, ये वाला थोड़ा सा इलाका, ये 54 मील का इलाका है, इसको हमने रशिया के लेक्चर में भी पढ़ा था, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अच्छा, और इससे आगे ये वाला जो रीजन है, दिस इज रशिया, यानी रशिया का जो साइबेरियन रीजन है वो है। अच्छा, अब ये हमने रशिया से परचेज किया था, यानी अमेरिका ने 1867 में, और इसको उस वक्त कहते थे सेवर्ड्स फॉली, सेवर्ड यानी जिसने खरीदा था इसको, तो उन्होंने $7.2 मिलियन दिए, $72 लाख, जिसके नतीजे में उनको जो अलास्का का रकबा मिला था उसकी कीमत बन रही थी, बहुत ज़्यादा थी, 2 सेंट्स पर एकड़, यानी 1 सेंट 100 सेंट मिलके $1 बनता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें, यानी $1 में 50 एकड़ मिल रहे थे। हमें मिले तो शायद हम ले ही लें यार। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यार आपने तो बर्फ़ खरीद लिया, क्या बेवकूफ़ी मारी है। लेकिन 30 साल बाद यानी 1867 में इसको परचेज़ किया गया, 1896 में यहाँ पे गोल्ड डिस्कवर हो गया, तो लोगों ने कहा वाह वाह वाह, जो सेवर्ड्स फॉली थी वो सेवर्ड्स की जो है वो मिरेकुलस एक डील बन गई। तो इसके अलावा यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स भी दरियाफ्त हुए, तो इसका मतलब यानी अलास्का ने जो है वो कम चुक कर रख दिया। तो अच्छा, अब अमेरिका की चौड़ाई जो है वो हम देख सकें, यानी यहाँ से यहाँ तक दिस इज 3000 माइल्स। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चाहिए? सड़क भी चाहिए और रोड्स एंड रेल रोड्स दोनों चाहिए। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड जो है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की एक अहम ज़रूरत होती है, तो अमेरिका ने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड बनाई और 1869 में इन्होंने इसको बना लिया था। तो अब हम पूरे कंट्री को यानी ओमाहा से लेके यानी ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक आप एक हफ्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। तो जिसको गाड़ी पे ट्रेन पर सफ़र करने का शौक है वो यहाँ से बैठे पूरा जनाब हफ्ता लगा के यहाँ पहुँचे और अमेरिका की क्या से क्या रास्ते वो देखता जाएगा, और सारे नज़ारे होंगे, रेलवे स्टेशन पे जब गाड़ी रुकेगी तब भी होंगे, मतलब अमेरिका की जगहों के। अच्छा, तो इसके अलावा ये कि पहले यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में महीने लग जाते थे, अब एक हफ्ते में आप पूरा अमेरिका ट्रैवर्स कर सकते हैं यूजिंग रेल रोड। अच्छा, एक मसला तो हमने जिक्र किया था जो अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी में था, वो था द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिको। दूसरा जो अमेरिका का प्रॉब्लम है वो है क्यूबा का। यू गेस्ड इट राइट। अब आप देखें कि ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये मैक्सिको है, और ये कौन सा है जी? ये फिर भूल गया आपको, ये जॉर्जिया नहीं, ये फ्लोरिडा, दिस इज फ्लोरिडा।
तो ये पेनिनसुला यानी ये, तो पेनिनसुला क्या होता है, जजीरा नुमा जो तीनों तरफ समंदर से घिरा हुआ। अब इसके आप नज़दीक देखें, ये है क्यूबा। ये एक आज़ाद रियासत है, सोशलिस्ट भी है, अमेरिका आपको पता है कैपिटलिस्ट है। तो सोशलिस्ट जो है वो किसको पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं रशिया को। तो रशिया ने ऐसा किया कि समंदर में डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के ज़ेरे समंदर से ला ला के ला ला के ला ला के ला ला के यहाँ पे उन्होंने खड़े कर दिए मिसाइल। ठीक है जी। अब यहाँ पे मिसाइल खड़े किए हैं, अमेरिका को पता नहीं है। अब कोई अमेरिका के साथ उनका फड्डा हो गया तो ये अमेरिका के सर पे बैठा है क्यूबा, यहाँ से वो मिसाइल फेंकेंगे, सारा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं तो फिर तो प्रोग्राम बिल्कुल ही पापड़ हो जाएगा अमेरिका का। तो इसका मतलब ये है कि जो क्यूबा है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको जगाए रखता है रात को, यानी वो रात को ठीक से सो नहीं सकते। और उसकी वजह क्या है, क्यूबा। तो और एक दफ़ा ये रात की जो नींद उड़ी थी अमेरिका के प्रेसिडेंट की, वो कब उड़ी थी आप सब जानते हैं, 1962 में, जो साल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से मशहूर है, जब दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक पर आ चुकी थी, यानी जस्ट व्हेन इट वाज अबाउट टू स्टार्ट। तो बचत हो गई थी, वरना मेरा ख्याल है इस वक्त मैं लेक्चर रिकॉर्ड ना कर रहा होता। यानी दिस डजंट मीन दैट आई वाज बोर्न बिफोर 1962, आई एम नॉट दैट मच ओल्ड। लेकिन इसका मतलब ये है कि मतलब दुनिया शायद तबाही हो चुकी होती सारी, और मतलब एलियंस आके यहाँ बस रहे होते। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि 1898 में अमेरिका ने स्पेन के साथ जंग का ऐलान किया, तो वो फ्लोरिडा में मिल गया। इसके अलावा क्यूबा और गुआम का भी हमें कंट्रोल मिल गया, यानी क्यूबा एंड गुआम हमें देखने, गुआम बड़ी अहम जगह है। दिस इज़ गुआम, क्यूबा कहाँ है, अब तो हमें यार ये फ्लोरिडा का पता लग ही जाना चाहिए। तो फ्लोरिडा के साथ ये एथे करके क्यूबा है, तो यहाँ हमें बना ही देना चाहिए था। एनीवेज, तो ये बाकी छोटे छोटे बाकी आइलैंड्स हैं। अच्छा, तो गुआम और क्यूबा दोनों का कंट्रोल अमेरिका ने हासिल कर लिया। तो क्यूबा जो है, गुआम जो है स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट एक जगह आपको नज़र आ रहा है जैसे इसकी लोकेशन से। तो इसके बावजूद कि ये जो लाहौर है उससे 3 गुना छोटा, यानी 3 गुआम मिलकर एक लाहौर बनाएंगे, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है अमेरिका के लिए कि वन कांट इमेजिन। और क्यूबा जो है उसके बरक्स एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, तो बिलखुसूस अगर वो किसी मेजर पावर ने इसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो अच्छा, 1903 में अमेरिका ने क्या किया, 1903 में अमेरिका ने ये किया कि एक बड़ी अहम ट्रीटी साइन की। अच्छा, ट्रीटी तो साइन की, लेकिन हमें अगली स्लाइड पर जाना चाहिए यार पहले। तो ट्रीटी जो साइन की वो ये थी कि अमेरिका को एक्सक्लूसिव राइट मिल गया पैनामा कैनाल से ट्रेवर्स करने का। अब यानी अब आप देखें कि अमेरिका के राइट पे भी एक ओशन है, लेफ्ट पे भी एक ओशन है। लेफ्ट पे कौन सा ओशन है, राइट पे कौन सा ओशन है, आप बता सकते हैं? लेफ्ट पे है पैसिफिक ओशन और राइट पे है अटलांटिक ओशन। तो अब पैसिफिक ओशन से आपने अटलांटिक ओशन पे जाना है, फर्स्ट की पास पैनामा कैनाल नहीं है, आप कैसे जाएंगे? आप माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे। तो आप ऐसा करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और आपने फर्स्ट की इधर आना है, तो आप इधर आ गए। तो अब पैनामा कैनाल अगर आपको मिलती है तो आप ये इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखें कितना ज़्यादा नेविगेशन रूट जो आपका वो मतलब है कम हो रहा है। तो पैनामा कैनाल जो है वो बहुत ही पतली सी जगह है, यानी इतनी पतली जगह है जहाँ से बमुश्किल जो है वो एक जाजू एक वक्त में गुजर सकता है, यानी इतना वो मतलब मुश्किल सा रास्ता है। तो जैसे ही ये पैनामा कैनाल की ट्रीटी साइन हुई जनाब, अब ट्रेड वाज बूमिंग, तो कमाल हो गया। तो आपको नजर भी आ सकता है, यानी सारी, यानी नॉर्थ अमेरिका से कोई भी चीज़ सामान अगर इस तरफ जाना है अफ्रीका की साइड पे, स्पेशली टुवर्ड्स दिस एंड, तो आप देख सकते हैं पैनामा कैनाल हो तो क्या हो जाएगा, या सारी इन रीजन्स को अगर हमने सप्लाई करना है। फिर आप देखें कि पैनामा ही है जो अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट कर रही है। अच्छा, कुछ बातें इसके बारे में मजीद हैं कि ये 82 किलोमीटर का फासला है इसका, लंबाई यानी डीप वाटर से डीप वाटर तक। तो इसकी जो अपनी एवरेज डेप्थ है वो सिर्फ 13 मीटर्स है, 43 फीट, यानी 6 7 42, 6 फुट के 7 आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो, इतनी सी गहराई है इस बेचारी की। तो और इसको जो इस कट को क्या बोलते हैं, गिलियर्ड कट, यानी गैलार्ड, GAILLARD, गैलार्ड कट। तो और इसकी जो विड्थ है, यानी चौड़ाई है इसकी, वो हमने अभी जिक्र किया कि एक जाजू गुजर सकता है। तो मतलब है यानी इस तरह से नहीं उन्होंने बनाई, यानी बड़ी मुश्किल से एक तो ये कैनाल बनी है, तो ऐसी बल्कि सीधी सीधी कैनाल नहीं जैसे हमें ये गाँव में नजर आती हैं। तो वो कैनाल इस तरह से है, यानी कहीं ज़्यादा चौड़ी है, कहीं कम चौड़ी है। तो यानी ये रकबा बहुत कम चौड़ा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी 150 कम अज़ कम इसकी चौड़ाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर है, 150 मीटर से 300 मीटर। तो ये इट वेरीज। तो देखिए, अमेरिका जहाँ पे प्रिजनर था ज्योग्राफी का, वहाँ पे उसने कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपना मसला जो है वो हल कर ही लिया है। तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी जंग अजीम दोम की तरफ, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, द पर्ल हार्बर। तो यानी वर्ल्ड वॉर 1 में तो क्रूशल एंट्री थी अमेरिका की, लेकिन बहुत लेट थी। वर्ल्ड वॉर 1 चूंकि वो यूरोप की अपनी लड़ाई थी, इसलिए अमेरिका ने उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसने अवॉइड कर लिया था, यानी वर्ल्ड वॉर 1 में भी कोई ज़्यादा पंगा नहीं लिया उसने। और वर्ल्ड वॉर 2 में उसने 1941 तक जो है वो एंटेंगलमेंट्स और अलायंसेस को अवॉइड किया है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, अचानक जो है यूएसए को अटैक किया इंक्रीजिंगली मिलिटरिस्टिक जापान ने। उसकी वजह क्या थी, यानी वजह नहीं हमें पता, हमें ये बताया गया कि बेचारे गरीब अमेरिका पे अचानक जापान ने हमला कर दिया और अमेरिका को रिटेलिएट करना पड़ा। नहीं, अमेरिका ने उस पर ऐसी सैंक्शंस लगाई थी कि अगर वो कायम रहती हैं जापान के ऊपर, तो जापान ने चंद दिनों में ही, यानी विद इन मंथ्स, अपने घुटनों पे आ जाना था। इट वुड हैव ब्रॉट द कंट्री टू इट्स नीज। तो दे हैड नो चॉइस बट टू अटैक अमेरिका। और as the world's greatest economic and military post-war power, America now needed to control the world's sea lanes to keep the peace and to get the goods to market.
यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका को ये पता लग गया इन अदर वर्ड्स कि अगर वो सी लेन्स को काबू नहीं करेगा तो ना वो दुनिया में अमन कायम रख सकता है, ना वो अपने साथ अमन कायम रख सकता है, यानी अपने आप को डिफेंड कर सकता है, और ना ही वो दुनिया की मार्केट्स में ट्रेवर्स कर सकता है, क्योंकि जो सी के थ्रू जो नेविगेशन है दैट इज़ नॉट एज क्विक एज दी नेविगेशन बाय एयरप्लेन्स, लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस है दैट आर आई थिंक 15 टाइम्स एज स्मॉलर एज कम्पेयर टू दी एरियल लॉजिस्टिक्स। अच्छा, तो एक तो ये वाक़या पर्ल हार्बर का हुआ। दूसरी जो एक अहम बात थी वो ये थी कि वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो दुनिया की सुपर पावर थी वो यूके था, ब्रिटिशर्स थे ना कि अमेरिकन। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में इतना मसला पेश आ रहा था ब्रिटिशर्स को, स्पेशली द वॉर ऑन द नेवल फ्रंट, यानी समंदरी जंग में उसको इतना मसला पेश आ रहा था कि उन्होंने कहा कि अमेरिका को कि आपकी जो बेसिस हैं, यानी जो मतलब वॉरशिप्स हैं, एक तो वो हमें दे दें, यानी उनके अमेरिका के पास 50 के करीब कुछ स्पेयर वॉरशिप्स थे, तो वो हमें दे दें, और उसके बदले में हमारे से आप बेसिस ले लें, यानी सी में जो बेसिस होती हैं वहाँ पे आप अपने जहाज़ों को भी लैंड कर सकते हैं और दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों के नज़दीक नज़दीक अपनी मिलिट्री को भी सेटल कर सकते हैं फॉर गुड, यानी हमेशा के लिए। तो अमेरिका ने उनके साथ जो एक एग्रीमेंट किया उसको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर्स फॉर बेसिस एग्रीमेंट, यानी डिस्ट्रॉयर्स का मतलब ये है कि अमेरिका अपने जहाज़ देगा उन्हें और उसके बदले में ब्रिटिशर्स जो हैं उनको अपनी बेसिस दे देंगे। और इस मुआहदे के नतीजे में अब देखें ना, दुनिया में 50 मुख्तलिफ जगहों पर आपके पास बेसिस मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने जहाज़ों को भी लैंड कर सकते हैं एमरजेंसी बेसिस पर, जहाँ पे आपकी फ़ौज भी जो है वो रह सकती है परमानेंट बेसिस पे, जहाँ पे आपके वॉरशिप्स भी खड़े रह सकते हैं एमरजेंसी बेसिस के, एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। और ये दुनिया में मुख्तलिफ जगहों में डिस्पर्स्ड हैं। पहले ये ब्रिटिशर्स के पास थी, लेकिन उनको चूंकि वॉरशिप्स चाहिए थे, उन्होंने वॉरशिप्स देके बेसिस ले ली, तो बेसिस अमेरिका के पास आ गई। इसका मतलब दुनिया में जगह जगह पर जो अब मिलिट्री बेसिस हैं वो किसके पास है? अमेरिका के पास। तो इसका मतलब है ग्लोबल पावर कौन बन गया है? अमेरिका। तो जितनी भी नेवल बेसिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थी वो तकरीबन सब की सब ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को दे दी। और जैसे उन्होंने जापान को हराया, अमेरिका ने जनाब साहब अपने पोर्ट्स बिल्ड किए, रनवेज बिल्ड किए, एयरक्राफ्ट हैंगर्स हार्डन किए, फ्यूल डिपोज बनाए, ड्राई डॉक्स बनाए, और स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग एरियाज बनाए उन बेसिस में, और सारे यानी पैसिफिक में, गुआम में, हाफ वे क्रॉस द अटलांटिक। तो मतलब है, और इतने यानी उन्होंने ये अपनी बेसिस बना ली कि एक जो जापान के नज़दीक, यानी जापान का जो आइलैंड है ओकिनावा ईस्ट चाइना सी में, वहाँ तक उसके नज़दीक अमेरिका इस वक्त बैठा हुआ है। ताइवान में चाइना के साथ बैठा हुआ है, और बहरीन में वो इजिप्ट से लड़ने के लिए, ईरान से लड़ने के लिए बैठा हुआ है। तो जगह जगह पे उसकी बेसिस इस वक्त मौजूद हैं। कोई भी कंट्री पंगा करेगा तो उसने अमेरिका से अपनी फौज नहीं भेजनी, वो कहेंगे असं थोड़े नाल बैठे हैं पाइन, दसो हुक्म करो। अच्छा जी, इस अमेरिका ने यहाँ तक नहीं, यानी इधर इस पे भी इक्तफा नहीं किया कि उसके पास बेसिस आ गई हैं तो मौज लगी नहीं। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी तो यानी सारा जो यूरोप है वो तो रैकेज में था, तबाह हो चुका था। तो अमेरिका ने पैसे दिए उनको, यूरोपियंस को कर्जे दिए, मार्शल प्लान जिसको कहते हैं, कि वो अपनी इकॉनमी को दोबारा से खड़ा करें। और 1949 में उसने जो एक इदारा कायम किया जिसका नाम क्या था? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें उसने सारे ममालिक को इकट्ठा कर लिया, और इस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड की जो सर्वाइविंग मिलिट्री माइट है उसका इफेक्टिवली अमेरिका क्या बन गया? कमांडर बन गया। तो आज भी ऐसा होता है कि सिविलियन हेड जो है नेटो का, वो कभी बेल्जियन होता है, कोई कभी ब्रिटिशर होता है, तो लेकिन जो मिलिट्री कमांडर है इनका वो हमेशा अमेरिकन होता है। और मतलब बाय फार द ग्रेटेस्ट फायर पावर विद नेटो इज अमेरिका, ये हर कोई जानता है। तो और नेटो की जो ट्रीटी है तो उसने अमेरिका को एक्सेस ग्रांट की उनकी जो मेंबर्स हैं उनकी मिलिट्री बेस, यानी नेटो कंट्रीज़ जो हैं, यानी नेटो फर्स्ट कीजिए, जर्मनी एक नेटो कंट्री है, जर्मनी चले थोड़ा दूर है, पोलैंड जो है वो हमसाया है रशिया का। अब पोलैंड नेटो का मेंबर कंट्री है, तो इसकी जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ पे अमेरिकी फौज आके प्रैक्टिस भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू नेटो लॉ। और जाहिर है वो नेटो का सरबराह है, तो वो पोलैंड जो है वो तो घुटने टेक देगा कि आप सर हुक्म तो करें, हम आपके आगे मतलब है 21 तोपों की सलामी देंगे, रेड कार्पेट बिछाएंगे आपके फौजियों के लिए, आप ले उन्हें आप। अब पोलैंड में अमेरिकी फौज बैठी हुई है, रशिया के साथ जितने भी मतलब है बाल्टिक स्टेट्स हैं, यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उन सब में भी अमेरिका बैठा हुआ है, वेस्टर्न जर्मनी में भी अमेरिका बैठा हुआ है, तो सारी दुनिया में अमेरिका बैठा हुआ है। हम समझते हैं कि अमेरिका की फौज सिर्फ अमेरिका में नहीं भाईजान, वो सारी दुनिया में बैठी हुई है, जगह जगह।